नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक मैं लेके आया हूं। मैं बेसिकली एससी वर्मा आपको पूरी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास कोई एडिशनल बुक लेने का बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल भी उसका बर्डन नहीं ले सकते। लेकिन एससी वर्मा बुक को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बुक आपको आईआईटी और नीट क्रैक करने में हेल्प करेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एससी वर्मा बुक से उठाए जाते हैं जो कि आप 2025 के पेपर में आप देख सकते हैं। मैं इस पूरी बुक को थ्योरी और अलॉन्ग विद में इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। आपको बस इतना करना है कि मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखना है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, आपको सारे वीडियो थियोरेटिकल वीडियोस देखना है। एनिमेशन के थ्रू बना रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद मेरे सारे क्वेश्चंस में एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो आपको बेसिकली उन्हीं सारे क्वेश्चंस को फॉलो करना है और समझना है। लेकिन मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। चलिए, अब मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूं, सीधे मैं इस टॉपिक पे आता हूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बच्चों क्या होता है कि हमें अगर पता है कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर, एक वेक्टर समझिए, यहां पे एक वेक्टर ए वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रखा है, तो हमें अगर इसे तोड़ना है, रिजॉल्व करना है ना। रिजॉल्व मतलब, रेजोल्यूशन मतलब तोड़ना है, तोड़ के थोड़ा सा उसकी जिंदगी आसान करनी है। तो हम इसको बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशंस को मोस्टली सॉल्व करते हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। हम पूरे फिजिक्स में जेड एक्सिस नहीं लेंगे, हालांकि जब जरूरत पड़ेगी तो जेड एक्सिस भी लेंगे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें टू डायमेंशनल दिए जाते हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। सो बच्चों, अगर एक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे हो कि अगर एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है बच्चों, जो कि ए से बी भी बोल सकता हूं मैं, है ना। अगर ये वेक्टर है, इसके दो पर्टिकुलर कंपोनेंट हैं, एक डायरेक्शन एक्स में है, ये डायरेक्शन एक्स है और ये डायरेक्शन वाई। ये दो बेसिकली ये दो एक्सेस है जो मैंने बना रखी है। अब मुझे पता करना है कि इस ए वेक्टर को बेसिकली मुझे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़ना है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़ना है। और मुझे ये जो इसका रैंडम से डायरेक्शन है पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, मुझे उससे बेसिकली उससे डील ही नहीं करना। मुझे यार क्योंकि थीटा जहां पे आ जाता है वहां पे मेरा दिमाग खराब रहता है ना। वहां पे पर्टिकुलर पता नहीं कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा फलाना ढमकाना डायरेक्शन, मुझे पता ही रहता है। मुझे केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पसंद है मुझे, क्योंकि ये तो मैं तो फिजिक्स है और आपको भी आने वाले टाइम में आपको पसंद आएगा कि भैया ठीक है यार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताओ। ये मुझे कोई भी रैंडम डायरेक्शन मुझे समझ नहीं आता, हमें ज्यादा समझना भी नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता आईआईटी में कि हम किसी रैंडम डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमेशा हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम इस डायरेक्शन को बेसिकली इसके कंपोनेंट को तोड़ते हैं एक्स एक्सिस में, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें एक टॉर्च लेनी है और टॉर्च लेके इस पर्टिकुलर एक्सिस पे तो इसकी शेडो को प्रोजेक्ट करना है। तो अगर हम यहां पे एक टॉर्च ले लें, ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी टॉर्च ऊपर से मारेंगे एक्स एक्सिस पे, तो इसकी एक्स एक्सिस पे आप मुझे शेडो बताओ कैसे बनेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। जो बच्चे कमेंट किए हैं कि हाँ ऐसी शेडो बनेगी, वो बहुत फोकस्ड हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका आईआईटी और नीट क्रैक होना बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो लोग पढ़ रहे हैं और हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। तो ठीक है, हम एक्स एक्सिस पे हमें पता है शेडो कुछ ऐसे बनेगी जो कि ये होगी। ठीक है बच्चों, और वाई एक्सिस पे अगर हम सेम टॉर्च अगर हम यहां से मारते हैं, ठीक है बच्चों, सेम टॉर्च हम यहां से मारते हैं, तो वाई एक्सिस पे कौन सा वो बनेगा बच्चों, आप मुझे बताओ। वाई एक्सिस पे बनेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, वाई एक्सिस पे बनेगा वाई एक्सिस पे कुछ ये बनेगा। सो अब मैंने बेसिकली टॉर्च मार के किसी एक वेक्टर को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर लिया है और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर लिया है। हम इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं बेसिकली बच्चों। सो प्रोजेक्शन या रेजोल्यूशन सेम होता है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व किया है एक्स एक्सिस पे, या फिर वेक्टर ए को रिजॉल्व किया है मैंने वाई एक्सिस पे। तो अगर ए एक्सिस पे रिजॉल्व किया है और हमें इसका एंगल थीटा पता है, तो बच्चों आपको ट्रायंगल लॉ पता होगा।
कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस हमें समझ लिए, इसकी बेस हमें इसकी x डैश है, सो x डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज a। सो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? x डैश इक्वल टू a cos थीटा। और सेम इसकी y डैश मान लेते हैं। सो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? y डैश की वैल्यू a sin थीटा हो जाएगी। अब ये sin थीटा कैसे कहां से आया है? ये यहां से आया है बच्चों, ये थीटा है, ठीक है बच्चों, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है, दूसरा वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब अगर इसका डायरेक्शन a है तो अब हम फिर से या फिर ऐसा करते हैं, अपोजिट एंगल से नहीं, हम इसी से बात करते हैं। अगर ये थीटा है, हाँ, अगर ये बच्चों थीटा है तो ये वाला भी y डैश हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, है ना। सो ये y डैश है तो y डैश, सो sin थीटा बच्चों पता है हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना होता है बच्चों? परपेंडिकुलर है y डैश और हाइपोटेन्यूज कितना है? a। सो यहां से हम y डैश इक्वल टू a sin थीटा ले सकते हैं और यहां से हम x डैश इक्वल टू a cos थीटा। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। याद करने का तरीका बच्चों ये है कि थीटा के डायरेक्शन में, है ना, यहां तो ये हाइपोटेन्यूज a है, सो थीटा के डायरेक्शन में cos थीटा होगा और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में sin थीटा होगा। सो इसीलिए ये थीटा है और ये एंगल थीटा, ये बेसिकली ये बेस है, ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड थीटा को छू रहा है ना, तो इसलिए हम cos थीटा लगा देंगे। और ये वाला साइड थीटा को नहीं छू रहा, इसलिए sin थीटा लगाएंगे। छुएगा cos थीटा, नहीं छुएगा sin थीटा, छुएगा cos थीटा, नहीं छुएगा sin थीटा। ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। कोई चीज छुए, अगर कोई थीटा छू रहा है cos थीटा, थीटा नहीं छू रहा तो sin थीटा। याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमेशा यूज करना पड़ेगा आपको। छू रहा है, थीटा छू रहा है तो a cos थीटा या मल्टीप्लाई बाई या कोई वेक्टर cos थीटा, अगर नहीं छू रहा है तो sin थीटा, ठीक है बच्चों। इसीलिए इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब कैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं। सो अगर इस बार समझिए, मैं एक क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दूं क्या थोड़ा सा आपके लिए, और फिर मुझे आप कमेंट में बताओ कि आप इसका आंसर क्या होगा। लेट्स से इस बार थीट, मैं एक नया डायग्राम लेता हूं, नहीं तो आप हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इस बार ये वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब मुझे इस बी वेक्टर का, इस बार मैंने थीटा एंगल बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। सो मुझे आप बच्चे कमेंट करके बताओ कि एक्स एक्सिस पे इसका क्या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा और वाई एक्सिस पे कितना होगा। बेसिकली ये वेक्टर कितना होगा और ये वेक्टर कितना होगा। अगर जो बच्चे बता ले जाएंगे वो, इसका मतलब कि वो बच्चे फोकस्ड हैं, हाई इंटेंसिटी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका आईआईटी जेईई या फिर नीट क्रैक होना बहुत ही आसान है। मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। और अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है या फिर इसी टॉपिक पे रहना है। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है बच्चों आपको। अब देखो, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पढ़ लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी वेक्टर को हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं। जेड एक्सिस बेसिकली हमारे पूरे फिजिक्स में बहुत ही कम बार हम यूज करेंगे। मोस्ट सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल ही बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। 3 डायमेंशन तो अलग ही लेवल पे चला जाएगा, उसको बेसिकली कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी जब सॉल्व करेंगे। हालांकि सारे इंजीनियरिंग में 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन फाइनली वहां पे कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स सॉल्व करना आसान होती है। लेकिन आपको बेसिकली इक्वेशंस खुद लिखनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। सो एक नया कॉन्सेप्ट है, हम बहुत बार हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं बच्चों, लेट्स कंसीडर करते हैं कि ये है, मैं जो 3 डायमेंशन बना रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों, ये है एक्स
ये है y और ये है फाइनल ऊपर की तरफ z एक्सिस। तो अब x y z एक्सिस है, तो इसको हम बेसिकली i कैप, j कैप और k कैप के टर्म्स में लिखते हैं। i कैप क्या होता है? 1 यूनिट इन x डायरेक्शन, सो i कैप 1 यूनिट, सो क्योंकि आगे कोई 1 नहीं लिखा मैंने, 1 i है ये बेसिकली, सो 1 यूनिट इन x डायरेक्शन। सेम j कैप लिखूंगा बच्चों में 1 यूनिट इन y डायरेक्शन, और k कैप लिखूंगा बच्चों में 1 यूनिट इन z डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट करो, बताओ मुझे कि कहां कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत आसान बना दिया इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा के। आपको एससी वर्मा की बुक को छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल इस वीडियो को देखना है, पूरा का पूरा टॉपिक 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो एक्स एक्सिस में लेट्स कंसीडर ये है हमारा आई कैप, ये है हमारा जे कैप और ये है हमारा के कैप। ठीक है बच्चों, सो हम बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को एक्स वाई जेड एक्सिस में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स से कि कोई एक पॉइंट एक्स एक्सिस में ए आई कैप है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आई कैप 1 डायरेक्शन है, सो ए टाइम्स ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, सो एक्स डायरेक्शन में ए टाइम्स दूर है, वाई डायरेक्शन में बी टाइम्स दूर है, और डी और जेड डायरेक्शन में सी टाइम्स दूर है। सो हम इसको पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। ये बच्चों हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर, और ये है 0 0 0। ठीक है बच्चों, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पॉइंट एक्स डायरेक्शन में इतना गया ए कैप, ठीक है, समझिए ये ए कैप है, उसके बाद वाई डायरेक्शन में ये इतना गया, और फिर के डायरेक्शन में इतना गया। सो ये है ए, ये इसका मैग्नीट्यूड है बी, और इसका मैग्नीट्यूड है सी। सो फाइनली एक पर्टिकुलर इसका डायरेक्शन हो जाएगा ए, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली ये फाइनल वेक्टर इसका जो 0 से लेके फाइनल पॉइंट एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर जहां तक पहुंचा है यूजिंग ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब बच्चों हम इसको अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखा जाए, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को अगर हम अल्फा से, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में करना है, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस पे ए कॉस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, और चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आई कैप इज द 1 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, और चूंकि मैंने एक्स डायरेक्शन में ही लिखा है ए कॉस अल्फा को, सो ए कॉस अल्फा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए मैं आई कैप ले सकता हूं। उसके बाद वाई एक्सिस पे जे कैप है, सो मैं इसको ए कॉस बीटा ले सकता हूं। अब बच्चों देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होता है, सो बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा भी ले सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हम इसको ए साइन अल्फा भी ले सकते थे, सो और ए साइन अल्फा, ठीक है, जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको ए साइन अल्फा जे कैप ले सकते हैं, या फिर ए कॉस बीटा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू, क्योंकि बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा है। ठीक है बच्चों, सो इसको हम इस पोजीशन वेक्टर ए को ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, और ओ बी वेक्टर क्या है? ए कॉस अल्फा आई कैप, और ओ सी वेक्टर क्या है बच्चों? ओ सी वेक्टर है ए कॉस बीटा जे कैप, और ये है ओ ए वेक्टर। सो बच्चों, इस तरह से हम
पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर को 2 डायरेक्शन में या 3 डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में भी हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह हमने आई जे के कैप लगा दिया है, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस पे 1 डायरेक्शन 1 यूनिट आई कैप बोल लेते हैं हम, जो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि भैया ठीक है आई कैप एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट है, तो हम आई कैप लगा के बेसिकली इसको डायरेक्शन बता सकते हैं कि ए कॉस अल्फा आई कैप में मतलब एक्स डायरेक्शन में, और चूंकि उसका यूनिट 1 यूनिट है तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप हम पर्टिकुलर किसी वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को जरा सा भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, है ना, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए